welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today we will be start in class 12 Political Science chapter number 7 वैश्वीकरण। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 की यानी वैश्वीकरण के कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे और आज की क्लास की वीडियो में वैश्वीकरण की अभिव्यक्तियों से लेकर भारत और वैश्वीकरण के टॉपिक्स तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टूडेंट्स, हमें मिलते हैं वैश्वीकरण के राजनीति प्रभाव, यानी जो हमारा वैश्वीकरण हो रहा है उससे राजनीति प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं। तो बेसिकली प्रभाव दो तरीके के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो पहला प्रभाव ये है हमारा कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है, यानी जिससे वैश्वीकरण हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें राज्य की जो क्षमता है वो कमी क्यों आई है, क्योंकि देखो राज्य अब कुछ ही मुख्य कार्यों तक ही सीमित रह गए हैं, जैसे कि कानूनी व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा करना, इन कामों तक ही सीमित रह गए हैं राज्य। यानी कि कोई बाजार मूल्यों पे कोई भी मतलब कानून बनाना, उसके ऊपर कोई फैसला लेना है, अब ये सब नहीं हो पाता है इतना ऊंचे लेवल पे। और तीसरा बता रखा है कि वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं, अतः राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। यानी ऊपर वाले तो नकारात्मक पहलू हैं और ये वाले जो पहलू हमारा सकारात्मक है। यानी जो वैश्वीकरण हमारा हुआ है उससे क्या हुआ, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में अच्छी से अच्छी और ज़्यादा सूचनाएं जुटा सकते हैं और अपने कारगर को, यानी जो उनका काम करने का तरीका है, उनका ढंग है, उसको और भी सुधार सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीपल्स। फिर अतः निष्कर्ष हमारा ये निकल रहा है कि राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं वैश्वीकरण के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे राजनीतिक प्रभाव थे। अब देखते हैं आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़े हैं हमारे वैश्वीकरण के कारण। देखने को मिलता है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, यानी वैश्वीकरण के आर्थिक रूप से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो फर्स्ट हमारे पास आता है आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी, यानी जो आयात के प्रतिबंध लगते हैं या इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी उनमें कमी आ रही है। दूसरा, पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ पड़ रहा है, परंतु श्रम की निर्बाध प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर विकसित देशों द्वारा वीज़ा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है, इसके थ्रू वैश्वीकरण के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सरोकार से मुंह मोड़ रही हैं, यानी जो उनका रियल का काम है वो उससे मुंह मोड़ती जा रही हैं। और जो वैश्वीकरण के आलोचक हैं उनका ये कहना है कि इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। तो ये थे हमारे वैश्वीकरण के कुछ आर्थिक प्रभाव, जो कि कुछ सकारात्मक थे कुछ नकारात्मक थे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव। प्रभाव, यानी जो हमारा वैश्वीकरण हो रहा है उसकी संस्कृति प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं हमारे ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो खाने पीने पहनावे की विभिन्न विकल्पों में हमारे पास वृद्धि हो गई है। बेसिकली जब एक से ज़्यादा देश आपस में मिले हैं, वैश्वीकरण किया उन्होंने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का, तो उनके यहाँ के पहनावे को, खान पीन को हम अपने देश के अंदर देख सकते हैं और अपने देश के खान पीन को वो हम अपने देश में देख सकते हैं, हमारे देश के पहनावे को, खाने पीने को, इस तरीके से। तो और दूसरा आता है हमारे पास लोगों में संस्कृति परिवर्तन में दुविधा आ रही है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा आता है हमारे पास संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। और फोर्थ आता है सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। और फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास संस्कृति सामरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू थे जो कि मैंने यहाँ लिख दिए बोर्ड पे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को मिलता है भारत और वैश्वीकरण। तो भारत और वैश्वीकरण का मतलब क्या है, यानी कि भारत और वैश्वीकरण में आखिर क्या संबंध रहा है। तो पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आज़ादी के बाद भारत में संरक्षणवाद की नीति को अपनाकर अपने घरेलू उत्पाद पर जोर दिया गया है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो अपने देश के अंदर ही बना सके ताकि उसे बाहर से कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ना करना पड़े। तो इसीलिए हमने क्या करा, संरक्षणवाद की नीति को अपनाया। फिर दूसरा आता है 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे हमारे, नई आर्थिक नीति द्वारा भारत ने वैश्वीकरण के लिए पूर्ण रूप से तैयार हुआ। यानी जब नई इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, नई इकोनॉमिक एक्टिविटी की चर्चा हुई, तब क्या हुआ, तभी हमारा भारत हुआ था वैश्वीकरण के लिए तैयार। और उन्होंने क्या करा, खुलेपन की नीति को अपनाया, जिससे उसने बाहर के देशों से बिजनेस एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। यानी कि जो हमने पढ़ा था ना अभी लास्ट क्लास की वीडियो में, बिजनेस स्टडी में पढ़ा था सॉरी हमने, तो उसमें हमने पढ़ लिया था इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। देन आप पूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म समझ जाएंगे क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं हमारी। बट आज के लिए इतना ही है हमारे इस टॉपिक के अंदर। बुक के अंदर सिर्फ ये बता रखा है कि जो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी उसमें वैश्वीकरण के लिए जो भारत हुआ था हमारा, तब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और भारत ने खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी वैश्वीकरण के लिए। और तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर से 7.5% से बढ़ोतरी हुई, जो
जो कि 1990 में 5.5% थी, यानी कि जो हमारे आर्थिक वृद्धि थी हमारे देश की वो क्या हुई 1991 में हकीकत में बढ़ी, 7.5% बढ़ गई, और जो कि 1919 में क्या थी 5.5% थी। तो ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं। ये था हमारा भारत और वैश्वीकरण का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वैश्वीकरण का प्रतिरोध और वैश्वीकरण का विरोध। ये 2 टॉपिक बचे हमारे चैप्टर के अंदर। बट आई होप आपकी आज की क्लास की वीडियो पूरी समझ में आई होगी, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।